सो हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का सेशन मैथ का होने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। डिफरेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैंने पिक किया है। इस चैनल का ये पहला सेशन है। अच्छे से क्वेश्चन को समझना, देखना और मैं बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन को तुम लोगों को समझाऊंगा। तो इसीलिए ये सेशन थोड़ा बड़ा होगा। मैं चाहता तो एकदम शॉर्ट में बाकी बड़े बड़े चैनल्स में जो फैकल्टी टीचर्स पढ़ाते हैं उनके तरह बस बता के चले जा सकता था, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो विजन है, जो मोटिव है कि मैं तुम सबको बिल्कुल कोर से, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा ताकि तुम लोगों का बेस अच्छा हो सके, बेस क्लियर हो जाए। और अगर बेस क्लियर रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को तुम लोग कर पाओगे। ओके, जो साइंस का स्टूडेंट है उनको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगा, पर जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उनको मैथ में दिक्कत होगा। इसीलिए मैं सभी को लेके चलूँगा और बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। जो भी आर्ट्स का स्टूडेंट है या फिर जिन लोगों को मैथ्स में परेशानी है, दिक्कत है, वो अगर इस सेशन को पूरा देखेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो ज़रूर आप सब समझ पाएंगे। ओके, एंड क्लास शुरू करूंगा एक प्यारी सी मोटिवेशन के साथ। यू डोंट हैव टू बी अ मैथमेटिशियन टू हैव ए फील फॉर नंबर्स। ये बात जॉन फॉर्बेसनश इन्होंने कहे गए थे। इनके बारे में गूगल में सर्च कर लेना। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग इज 60 पर केजी बी मिक्स्ड विथ शुगर कॉस्टिंग इज 42 पर केजी सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट रिस 56 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 12%। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था, टीयर 2 में मेंस में आया था 11 सितंबर 2019 में। तो देखो, तुम सभी लोगों को हिंदी में भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है वो लोग हिंदी देख लेना। जब भी कभी इस क्वेश्चन में इन व्हाट रेशियो ये आ जाए तो तब भी समझ लेना कि आपको एलिगेशन लगाना है। ठीक है, जब भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा तब आपको अच्छे से देख लेना है कि इन व्हाट रेशियो अगर लिखा है तो आपको सीधा एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो और एक और रूल्स यहाँ पे याद रखना कि एलिगेशन हमेशा सेम चीज़ों में ही अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शुगर कॉस्टिंग इज 60 पर केजी, और एक शुगर का वेरिएंट है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 42 पर केजी। तो यहाँ पे दो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है रिस 56 पर केजी। तो इस रिस ये जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसको हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेना है, तभी हम जो एलिगेशन है वो लगा पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है देखो। जो 56 बोला गया है, ठीक है, ये तो एसपी है ना, तो गेन 12% बोल दिया है। तो 12% गेन का मतलब क्या है? 12/100। अभी इसको आप 4 से काट दो। ठीक है, तो 3 4 12 और 4 25 100। तो ये जो हो गया, ये हो गया नीचे सीपी। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा तो हमेशा याद रखना कि नीचे जो वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में वो है सीपी। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू आएगा वो होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट बोल दिया है तो ऊपर होगा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट और सीपी ये दोनों का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का रूल क्या कहता है
या तो प्रॉफिट प्लस सीपी होगा या फिर सीपी माइनस लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि जब लॉस होता है तो तब क्या होता है, सेलिंग प्राइस से लॉस जितना हो रहा है वो वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम ये जो दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू को जोड़ देंगे। ये 25 प्लस 3, तो 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28। अब इस 28 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ये 28 का वैल्यू ही है 56, क्योंकि यही तो है सेलिंग प्राइस। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 56/28, जो कि हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 आ गया। अब यहाँ से मैं सीपी निकल पाऊंगा कि सीपी कितना होगा, ये जो 25 है, ठीक है, इस 25 के साथ ये 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 × 2 = 50 सीपी हो गया, ठीक है। अब देखो आप एलिगेशन कैसे लगाओगे। ऊपर जो क्वेश्चन में 2 सीपी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, पहले वो लिख लो। देखो एक सीपी 60 दे रखा है और एक सीपी 42 दे रखा है, और मेरा जो सीपी अभी निकल के आया वो है 50। एलिगेशन हमेशा ऐसे लगाना है, ठीक है। अब 60 से 50 माइनस कर दो, 10 आ जाएगा, और 50 से 42 को माइनस कर दो, 8 आ जाएगा, और इसे इष्टू में लगा देना है, ठीक है। अभी ये और भी सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 से कर दो तो 4 × 2 = 8 और 5 × 2 = 10, 4:5, ठीक है। 4:5 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन रन्स एट द स्पीड ऑफ 54 km/h क्रॉसेस अ ब्रिज इन 10 minutes, कैलकुलेट द ब्रिज लेंथ इन मीटर्स। तो जब भी लेंथ निकालना है या फिर डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला जो आता है वो है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्पीड बोल दिया है, स्पीड है 54 km/h और जो टाइम है वो है 10 minutes, ओके। और ऑप्शन दे रखा है मीटर में, मतलब मुझे जो लेंथ निकालना पड़ेगा वो मीटर में निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे ये जो 54 km/h स्पीड दे रखा है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिनट जो है इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा जो सिंप्लीफिकेशन है वो समान होगा, बराबर होगा, ठीक है, और मेरा आंसर मीटर में आएगा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं स्पीड को, जो कि 54 km/h दे रखा है। अब km/h से जब भी आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने जाओगे तो तब आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल्स है, ये याद रखना। मैं साइड में लिख देता हूँ कि जब भी km/h से मीटर पर सेकेंड में जाओगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी इसका रिवर्स करोगे, मतलब मीटर पर सेकेंड से km/h में जाओगे तो तब 18/5 से गुना करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। अब देखो 3 18 54 होता है और 3 5 15, ठीक है। ये मेरा आ गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और टाइम को आप कन्वर्ट करना पड़ेगा कि टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स, है ना। आप मिनट से जब भी सेकेंड में जाओगे तो तब 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा, 600 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब तो पूरा और कुछ भी नहीं बचा। देखो अब सीधा तुम्हें लेंथ निकालना है, ठीक है, जो कि मेरा स्पीड जो है 15 है और टाइम जो है वो 600 सेकेंड है। अब इसको गुना कर दो, 6 15 कितना होता है, 90, और ये 00 बिठा दो, बस निकल गया आंसर 900 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यही आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में
यही एग्जामिनर देखना चाहता था कि जो तुम्हें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और टाइम मिनट से सेकंड, यही इस क्वेश्चन में था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल 10 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 इफ 2 नंबर्स आर 16 एंड 24, फाइंड द थर्ड नंबर। एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए कि जो एवरेज का बेसिक रूल है वो तुम सबको पता होना चाहिए, और वो बेसिक रूल क्या है मैं लिख रहा हूँ, देखो नोट कर लो या फिर याद कर लो। एवरेज रूल, sum of observation sum of observations divided by number of observation। ओके, ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल का फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है कि ये तीनों नंबर का जो एवरेज है वो 20 है। जब भी एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सबसे पहले उसका जो टोटल नंबर है जो एवरेज दिया रहेगा उसका टोटल निकल लेना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। तो 20 दे रखा है तीनों नंबर का एवरेज, तो टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ 3 क्या होगा 3 इंटू 20 जो कि हो जाएगा 60। ये टोटल नंबर 60 है। अब 2 नंबर दे दिया गया है तो एक नंबर निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो 2 नंबर कितना कितना दिया है 16 और 24, 16 और 24 जोड़ लो कितना होता है 24 और 10 34 और 6 40। अब ये 60 से 40 घटा दो तो थर्ड नंबर निकल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर दे दिया गया था तो इसका टोटल से अगर ये तीनों का टोटल घटा दोगे तो थर्ड नंबर निकल के आएगा। तो 60 माइनस 24, तो थर्ड नंबर 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर डी, और यही मेरा आंसर है। ओके, ये जो फॉर्मूला है इसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में, मेंस का क्वेश्चन है 2025 में आया था शिफ्ट 1 को। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 44। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है, तो 44 को पहले फैक्टर कर लो। क्यों करोगे, देखो 44 एक बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है, तो जब भी कभी बड़ा नंबर आएगा तो उसका फैक्टर कर लेना और उसका बड़े से बड़ा फैक्टर करना। अब क्यों बड़ा फैक्टर करोगे, देखो 44 इसका 2 फैक्टर होता है, 2 इंटू 22, और वैसे तो 1 इंटू 44 भी होता है पर बोल लेने का मतलब नहीं है, और 4 इंटू 11। ओके, अब अगर तुम ये छोटा फैक्टर लोगे ना तो तब एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये 22 है, ये भी एक बड़ा नंबर है, इसका फर्दर फैक्टर होता है 2 इंटू 11, तो इसका कोई मतलब नहीं है छोटा फैक्टर लेने का। ये जो फैक्टर है 4 से अलग डिविजिबिलिटी रूल आता है 4 का, और 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल अलग आता है, तो ये फैक्टर हमेशा लेना है ऐसा फैक्टर। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि
जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। तो ऑप्शन ए में लास्ट 2 डिजिट कितना है, 0 और 2, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी में लास्ट 2 डिजिट 36 है, जो 4 से डिविजिबल है, 4 9 36। ऑप्शन सी में 72 है लास्ट 2 डिजिट, जो कि 4 से डिविजिबल है, 4 18 72। और ऑप्शन डी में है 48, जो कि है 4 12 48। तो ऑप्शन ए अपने आप हट गया। अब मेरा बचता है बी, सी और डी। अब यही तीनों में से एक आंसर होगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखो एक फॉर्मूला है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो या फिर याद भी कर सकते हो। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। देखो, सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर ओके। अब ऑप्शन बी लिखो, 5 4 7 3 6। आप लोग ऐसे तो इसको नॉर्मल 11 से डिवाइड करके भी देख सकते हो और वही जल्दी होगा, पर मैं 11 का प्रॉपर डिविजिबिलिटी रूल, अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए, इससे भी बड़ा नंबर, तो कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड में, इसके डिवाइड में जो नंबर दिया रहेगा उसके डिवाइड में ये 5 डिजिट का नंबरिंग कर दो। लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ठीक है, बाईं तरफ से। तो 1 2 3 4 5 ओके। अब ये जो फॉर्मूला है इसको ये देख देख के जोड़ के घटा दो। देखो, तो सम ऑफ ऑड नंबर, ये नीचे का जो नंबर है ये देखना है, ऊपर का नंबर नहीं चेक करना है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में है ये इसके हिसाब से देख के तुम्हें नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब ऑड नंबर एक ऑड नंबर है तो 5 ऐसे मार्क कर लो ताकि इवन नंबर लिखने में आसानी हो सके। तो ये 5 प्लस क्यों, क्योंकि सम है तो प्लस है। 2 इवन नंबर है तो 2 को छोड़ दो। 3 ऑड नंबर है तो ये 7 प्लस 4 एक इवन नंबर है तो 4 को छोड़ दो। 5 का वैल्यू क्या है, 6 है, 5 ऑड नंबर है, लिख लिया, माइनस। अब इवन नंबर लिख दो, इस सम ऑफ इवन नंबर, तो इवन 2 इवन है तो इसका वैल्यू क्या है 4, प्लस 4 भी इवन है, इसका वैल्यू क्या है 3। अब इसको जोड़ दो, 5 और 7 12, 12 और 6 कितना होता है 18, माइनस 4 और 3 कितना होता है 7। इसको अगर घटाओगे तो मेरा आंसर आएगा 11 ओके। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल में ये सब कुछ करने के बाद अगर वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू मेरा 11 या 0 आता है तभी दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल होगा ओके। यहाँ पे मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, if the answer will 0 or 11 then it is divisible. Then it is divisible by 11 ओके। यही है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब मेरा देखो 0 या 11 आएगा तो मेरा 11 आ गया। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहता और माइनस करने के बाद 0 आता है तो वो भी 11 से डिविजिबल हो जाता ओके। तो मेरा ऑप्शन बी सही हो गया।
और यही है इसका आंसर। बाकी का जो सी और डी है ये चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सी और डी अगर तुम 11 से डिविजिबल करोगे तो डिवाइडेड नहीं होगा, घर में करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और ऐसे ही करके तुम्हें देखना पड़ेगा। 2 का भी है, 3 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है। और जब भी बड़ा नंबर आएगा तो डिवाइड कर लेना। जब 14, जैसे कि अगर 14 का डिविजिबिलिटी रूल दे देता तो 14 का फैक्टर कर लेना, 7 और 2, ठीक है। 7 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना। 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछता तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता, जो भी गिवन नंबर रहेगा बस उसको प्लस कर दो। 3 का 9 के लिए, ठीक है, 3 और 9 सेम डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है। जो भी गिवन नंबर रहेगा वो बस जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अगर 3 और 9 से डिविजिबल हो रहा है तभी वो 3 और 9 से डिविजिबल होगा, ओके। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये जो भी गिवन नंबर रहेगा सिर्फ उसका लास्ट का डिजिट चेक करना, जो इकाई का अंक है, ठीक है। अगर वो इकाई का अंक 2 से डिविजिबल हो रहा है तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। और अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल देता तो 8 के लिए जो भी गिवन नंबर रहेगा उसका सिर्फ 3 लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा है तभी वो 8 से डिविजिबल होगा, ओके। डिविजिबिलिटी रूल का मैं एक अलग क्लास तुम लोगों के लिए लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। उस क्लास में तुम सबको अच्छे से पता चल जाएगा, ओके। और ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2023 टीआर 1 को आया था 25 जुलाई शिफ्ट 4 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 4050 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, 3D मेंसुरेशन। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, एक क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो है 6a², और जो लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 4a², ठीक है। ये फॉर्मूला है, और अगर तुम्हें एडवांस मैथ सॉल्व करना है तो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना भी कठिन नहीं है यार, लोग बना के रखते हैं। अब जो बेसिक फॉर्मूले के क्वेश्चन है ना वो अगर तुम अच्छे से समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से तुम्हें आने लग जाएगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया है 2022 में, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो दोनों सरफेस एरिया है इसका जो डिस्टेंस या सॉरी इसका जो डिफरेंस है वो है 4050 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है ना वैसा वैसा कर दो। ये दोनों जो सरफेस एरिया है इसका डिफरेंस मतलब माइनस निकलने के लिए बोल रहा है, तो 4050 अब कितना होगा 2a² इक्वल्स टू 4050। अब a² ये जो 2 है ये इसके नीचे ले आओ, ठीक है। अब 2 से इसको काटो, इतना होगा 2 2 4 0 2 2 4 5 1 और 10 2025, ठीक है। तो अब a का मान कितना होगा √2025, ठीक है। अब 2025 किसका रूट है, हाँ 45 का रूट होता है, ठीक है। देखो कुछ रूट ऐसा है जो याद रखना ही होगा तुम सभी को, और अभी मैं तो याद मुझे भी है कुछ रूट का चीज़ है। और अगर मुझे याद नहीं रहता है, अगर बहुत बड़ा वैल्यू दे देता है तो उसका भी निकालने का टेक्निक है। और जो ये अगर छोटा मोटा दे रखा है जैसे कि ये अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक ट्रिक लगाना। देखो 50 × 50 अगर करोगे तो कितना होता है 2500। जो नंबर दे रखा है ना उसको किसका करीब जा रहा है, किस नंबर का जो डबल है उसका करीब जा रहा है वो देखो, वो समझो, ठीक है, वो सोचो। और
50 इंटू 50 अगर करोगे तो 2500 होता है। तो इससे आइडिया ये लग रहा है कि ये जो नंबर है 2025, ये 50 के आसपास ही किसी ना किसी नंबर का डबल होगा, ठीक है। तो अब यूनिट डिजिट का लॉजिक लगा दो यहाँ पे। अगर 9 करोगे, 49 इंटू 49, 9 इंटू 9, तो कितना आता है यूनिट डिजिट में? 8 आता है। और अगर 48 इंटू 48 करोगे तो 8 कितना होता है? 64। तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 4। अगर 47 इंटू 47 करोगे तो 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आता है। अगर 46 इंटू 46 करोगे तो 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 आता है। और अगर 45 इंटू 45 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 5 5 का 25 का 5। तो जो कि यूनिट डिजिट में यहाँ पे मिल रहा है। तो तुरंत 45 इंटू 45 करके वैल्यू निकाल लेना। अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, और होगा ही, ठीक है। और यही है इसका आंसर, जो कि है 45 यूनिट। ऑप्शन बी है, ठीक है। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज को प्राइम। जब भी कभी को प्राइम का सवाल आएगा तो सब सॉल्व करने से पहले को प्राइम नंबर क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर है कि तुम्हें 2 नंबर दे दिया जाएगा, उस 2 नंबर का जो HCF होगा वो होगा 1, और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए वो 2 नंबर, ठीक है। तभी वो 2 नंबर आपस का एक दूसरे का को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है 156 और 126, ये 2 नंबर। देखो ये इवन नंबर से कट रहा है, 2 से भी जा रहा, 3 से भी जा रहा, इवन और 3 तो ऑड हो गया, तो इवन और दोनों से ही जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी जो है, बी है 23 और 92। देखो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर होता है और 92 एक इवन नंबर होता है। तो अभी तो ये कोई भी नंबर से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं कट रहा, पर ये जो 92 है ये 23 का मल्टीपल है, ठीक है। ये 4 से जा रहा है, 23 से 4 गुना करो तो ये 92 निकल के आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आओ, जो कि है 24 और 351। अब ये जो नंबर है ये भी 3 से कट रहा है। देखो मल्टीपल करो, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि जो भी नंबर तुम्हें दे दिया जाएगा उस नंबर को आपस में जोड़ लेना, ठीक है। 4 और 2 जोड़ के कितना होता है? 6, और 351, 5 और 1 6, और 6 और 3 9। तो 3 से तो कट रहा है, तो ये तो नहीं जाएगा। तो मेरा ऑप्शन लास्ट में एक ही बचता है, वो है 18 और 35, ठीक है। 18 और 35 का जो HCF होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये 2 नंबर और किसी भी नंबर से नहीं जा रहा। कैसे फाइंड आउट करोगे ये? देखो 18 जो है ये 3 से भी जा रहा, 2 से भी जा रहा, 6 से भी जा रहा, 9 से भी जा रहा है। बट ये जो 35 है ना, ये 35 सिर्फ 5 से ही जा रहा है, ठीक है। और 7 से, 5 और 7 से, और ये जो 5 और 7 से ये 35 नंबर जा रहा है जो कि 18 से नहीं जा रहा, ठीक है। 5 और 7 का मल्टीपल किसी भी तरीके से 18 नहीं आएगा। और ये जो 35 है ये 2 4 9 8 6 किसी का भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही दोनों है जो है को प्राइम नंबर एक दूसरे का, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस SI में 2017 में आया था, शिफ्ट 2 में। तो को प्राइम नंबर समझ में आया, इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझना पड़ेगा। और अगर ये ऑप्शन में कुछ और वैल्यू दे रखा होता तो ऐसे ही तुम्हें लॉजिक लगा के ढूंढ के सॉल्व करना है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम हॉल में फास्ट करना है। मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में मेरा इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। बस ये तो मिनटों में सॉल्व हो जाता, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और जल्दी कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तुम्हें
नंबर का जो लॉजिक है वो पता होना चाहिए, क्या प्राइम नंबर होता है, क्या इवन नंबर होता है, क्या ऑड नंबर होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा दे देता है कि तुम्हें एक रेंज दे दिया जाएगा कि 1 से 50 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, या फिर 50 से 100 के अंदर कितना प्राइम नंबर आता है, ऐसा सेक्शन मेंशन करके देगा, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम होने से पहले पढ़ के जाना। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। देखो, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी और सी। ये जो तीनों एंगल है, ये तीनों एंगल का जो रेशियो है वो है 1:2:3। अब ये ट्रायंगल का एक रूल है, वो है ये ट्रायंगल का जो 3 इनर एंगल्स होता है, इसका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। ये याद रखना, ये रूल है। अब क्वेश्चन में ये तीनों एंगल का जो रेशियो है वो दे रखा है, जो कि है 1:2:3, और ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब सीधा सीधा मेरा क्या निकल रहा है कि ये जो तीनों एंगल है, ये जो तीनों इनर एंगल है, इसका रेशियो का सम जो कि है 180 डिग्री। तो 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। ये 6 का मान दे दिया है, मतलब 180 डिग्री है, दिया नहीं गया। सब कुछ अगर क्वेश्चन में दे देगा तो क्या ही सॉल्व करोगे। तो एक का मान कितना है, 180/6, ठीक है। अब 6 से काट दो, कितना होगा, 30। अब प्रॉपर वैल्यू निकल दो। अब जब एक का मान आ ही गया तो तब तुम्हें कुछ और नहीं करना पड़ेगा, बस ये जो रेशियो दे रखा है, ठीक है, ये 30 × 1 30 डिग्री हो गया, ये एक एंगल निकल गया, ठीक है। और 30 × 2 ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये एक का मान निकल गया। और 30 × 3 ये कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये एक का मान निकल गया। ये अब तीनों मेरा जो एंगल है, ये तीनों एंगल का जो मान है वो निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करने का। तो लार्जेस्ट एंगल इन तीनों में से कौन है, 90 तो है लार्जेस्ट एंगल। हाँ, ये तुम इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता था, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते प्रो हो जाओगे तो तब तुम सीधा ही, मतलब इस क्वेश्चन में पेन नहीं उठा के सॉल्व कर दोगे कि तीनों का रेशियो दे रखा है, इनमें से सबसे बड़ा रेशियो कौन है, 3 है। तो और इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर 1 से डिवाइड करोगे, मतलब ये तीनों एंगल का जो सम है 6 से डिवाइड करो तो 30 आ जाता है, और 30 से 3 डायरेक्ट गुना कर दो तो लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो है ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था RRB NTPC Tier 1 में 2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा सेट इज 14.2 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा सेट, यूज एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, एडवांस मैथ का ही है स्टैटिस्टिक्स। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये नोट कर लो या फिर याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका फार्मूला है 3 मीडियन
इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। ठीक है, अब क्वेश्चन में बस, अब क्वेश्चन में जो कुछ भी बोला है, जो भी डेटा दे रखा है मीडियन, मीन या मॉड का, ठीक है, वो बस वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मोड जो है वो 14.2, ये मोड जो है 14.2 एंड मीडियन जो है वो 60 है। तो 3 इंटू 60, ये मीडियन का वैल्यू है 60, इक्वल्स टू, देखो मुझे मीन निकालना पड़ेगा, तो 2 मीन को जैसा कि वैसा लिख दो। ठीक है, और मोड जो है वो 14.2 दे रखा है। अब सॉल्व कर दो, ये 180 हो जाएगा। अब 2 मीन प्लस 14.2, अब ये जो 14.2 है 180 से घटा दो। ठीक है, इक्वल्स टू 2 मीन। ओके, अब इसके बाद ये घटा दो 165.8, इसका माइनस करके वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ये जो लास्ट में 2 दिख रहा है ना, यही 2 ये मीन के साथ ये गुना में है। ठीक है, अब ये 2 को डिवाइड में ले आओ और इसको मीन रख दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, कैसे करोगे देखो, 165.8 मैं साइड में कर रहा हूँ, 165.8 डिवाइडेड बाई 2 है, ये पॉइंट को हटा दो। ठीक है, इंटू 10 कर दो। हाँ, अब इसको काट दो, इतना से जाएगा 8 दूगुने 16, 2 दूगुना 4, 5 18, 9 दूगुना 18, 829 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो 82.9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 82.9, यही है आंसर, और जो कि है ऑप्शन सी में। ठीक है, ठीक है, ये होता है जो मीन मोड मीडियन का जो क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करके, तो वो ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, CBT 1 का क्वेश्चन है, 9 जून 2025 शिफ्ट 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A इज 5% मोर देन B एंड B इज 10% मोर देन C, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज A मोर देन C। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ से शुरू हो रहा है वो उसको मेन जहाँ से शुरू हो रहा है मतलब बेस जो है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि बेस का मतलब कि कौन से चीज़ को तुम 100 मान सकते हो या फिर XYZ जो भी मन करे वो मान लेना। अगर 100 मान के करोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो इस क्वेश्चन में सी जो है सी बेस है, तो सी को अगर मैं 100 मानूँ तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखो बोला है कि A इज़ 5% मोर देन B, A B से 5% ज़्यादा है और B जो है वो C से 10% ज़्यादा है, तो C को मैं 100 मानूंगा। ओके, तो C 100 और C का वैल्यू 100 है, जो B है वो C से 10% ज़्यादा है। अब 100 का अगर 10% करोगे तो कितना होगा, 10 ही होगा, तो 100 प्लस 10 कितना होगा, 110। और A जो है वो 5% ज़्यादा है B से, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 5% कर दो, ग्यारह बटे 2, तो कितना होगा 5.5, 11/2 का वैल्यू है, ये डिवाइड करने में ये वैल्यू आया। ठीक है, तो अब ये 110 के साथ प्लस कर दो, तो 110 कितना होगा, 115.5
115.5। तो ये हो गया ए का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए कितना परसेंटेज ज़्यादा है सी से। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो जिस दो चीज़ों के साथ कंपेयर किया जा रहा है वो दोनों चीज़ों को आपस में घटा दो, माइनस कर दो, वो दोनों चीज़ों का वैल्यू। तो और एक चीज़ कि जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वो हमेशा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब बटे के नीचे, और जिसका कंपेयर हो रहा है, ठीक है, वो ऊपर जाएगा नियोनोमिनेटर पे। ओके, तो यहाँ पे देखो सी के साथ कंपेयर किया जा रहा है देन, ठीक है, ये देन मतलब सी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो सी का वैल्यू कितना है, 100 है। किसका कंपेयर हो रहा है, ए का कंपेयर हो रहा है, ए का वैल्यू कितना है, 115.5। अब 115.5 से सी का जो वैल्यू है 100, इसको घटा दो तो कितना होगा, 15.5, 15.5। अब क्या बोला है कि कितना परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज है ज़्यादा है, वो कितना परसेंटेज है। तो जब भी परसेंटेज बोलेगा कि कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज, तो गुना में 100 लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब 100 से 100 काट दो तो मेरा कितना होता है, 15.5%। और यही है इसका राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन आया था IBACIO ग्रेड 2 में 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। ओके, कुछ रूल्स है, तो परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आएगा ये सारे रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बोट कैन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the speed of the stream is 4 km per hour. Find the time taken by the boat to travel 51 km downstream. तो जब भी कभी क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर देगा कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम ये निकलना है, तो इसके लिए एक लॉजिक है, वो समझो। जब भी डाउन स्ट्रीम कहेगा तो तब आपको जो दो स्पीड दे रखा होगा उन दोनों स्पीड का प्लस करना होगा। क्यों प्लस करना होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो बोट जो है वो नदी के जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से जा रहा है, ठीक है, उसके ही तरफ जा रहा है नदी का जो स्ट्रीम है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि नदी का स्ट्रीम जिस तरफ जा रहा है बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एक क्रॉस रिलेशन बन रहा है। इस क्रॉस रिलेशन के कारण जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में दोनों स्पीड माइनस होता है और डाउनस्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में जा रहा है बोट और नदी का स्ट्रीम दोनों ही, ठीक है, नदी का धारा। तो इसीलिए डाउनस्ट्रीम में प्लस होता है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब जब ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, अलग हो जाता है। ट्रेन के केस में क्या होता है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो तब माइनस होता है, दोनों स्पीड अगर दे रखा होगा तो वो माइनस होगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन आएगा तो दोनों स्पीड प्लस होता है, ठीक है। ये एक रिवर्स रूल है, रिवर्स कंडीशन है, ये अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, पर तुम्हें नहीं गलती करना, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये जो बोट का स्पीड दे रखा है, मैं बी लिख रहा हूँ। बोट्स का स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, और जो नदी का धारा है मतलब स्ट्रीम, उसका जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकलने के लिए बोला है, बोट को कितना टाइम लगेगा 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है,
टाइम निकलने के लिए कि बोट को कितना टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आता है यार, ये डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, अब डिस्टेंस तो दे रखा है जो कि बोट को 51 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो 51 किलोमीटर, और स्पीड जो है वो ये दोनों जो स्पीड है इसको प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया कि डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा? 17, 13 + 4, ठीक है 17। अब 17 से 51 काट दो, कितना होगा? 3। इसके पहले एक चीज़ चेक कर लेना, जो कि है ये जो किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, इसको ऑप्शन से मिला लेना कि जो यूनिट दे रखा है वही यूनिट ऑप्शन में दिया है या नहीं। अगर ऑप्शन में सेकंड दे रखा होगा या फिर मिनट दे रखा होगा तो तुम्हें पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे? 5/18 से गुना करके, ठीक है। अब क्वेश्चन में डिमांड नहीं किया, आवर्स में ही ऑप्शन दिया है, इसलिए बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 17 से ये काट दो, कितना होगा? 3 और 3 आवर्स, यही मेरा आंसर है, ठीक है, जो कि है ऑप्शन बी में। ओके, ये क्वेश्चन आया था CSIR CERI JA से 2022 को, ठीक है। JA से मतलब जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। Suji marked a dress 50% above the cost price. If she offers a discount of 30% on the marked price and the customer pays rupees 5,250, then cost price is। CP निकलने के लिए बोल रहा है, तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दो, ठीक है। मुझे मार्क प्राइस नहीं दे रखा, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दे रखा, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100 और मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा है। अब 100 का 50% कर दो, ठीक है, कितना हो गया? 50 हो गया। अब ये 50 100 में जोड़ना पड़ेगा, ये 100 में, तो 100 + 50 150, ठीक है। मार्क प्राइस जो है वो 150 है, ओके, मतलब 150 यूनिट, ठीक है। इसको ऐसे रुपीस में काउंट मत कर लेना। अब बोला है कि डिस्काउंट 30% मार्क प्राइस के ऊपर लगाया है, तो मार्क प्राइस 150 है और डिस्काउंट 30%। अब अगर मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट को लगाओगे तो क्या निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस तो फिक्स्ड प्राइस होता है, उसके ऊपर डिस्काउंट जितना हो रहा है वही तो घटा के कस्टमर अल्टीमेट वैल्यू पे कर रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो 150 × 30%, 150 का 30% क्योंकि ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट वैल्यू कितना? 45, ये 150 से घटाना पड़ेगा, जहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो निकल के आएगा 105, ठीक है। ये 105 हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब कस्टमर ने कितना पे किया है? 5,250। अब 5,250 क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि यही सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस का वैल्यू जो कि है 105, मतलब ये मेरा निकल के आया है, ठीक है। अब इसी का मान दे रखा है 5,250। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना, ठीक है। अब 105 का मान 5,250 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 5,250 डिवाइडेड बाई 105। अब ये सिंप्लीफाई करो, हजार 50 डिवाइडेड बाई 21,
अभी ये 3 से भी जाएगा। कैसे मैंने प्रिडिक्ट कर लिया 3 से जाएगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने लगाया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दोनों को जोड़ लो, ये 5 और 1 6 और 0 0 प्लस करोगे तो 6, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसको 3 से उड़ा दो, ये 7 हो गया, ठीक है। अब इसको 7 से भी काट दो, क्योंकि ये 7 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 7 35 और ये 0, तो एक का मान अल्टीमेटली कितना निकल के आया? 50 हो गया, ठीक है। ये 50 है, ठीक है। अब सीपी, क्वेश्चन में सीपी निकलने के लिए बोला है। देखो एक का मान निकल गया, एक का मान 50 है, तो सीपी यहाँ से तुम आसानी से निकल पाओगे। सीपी मैंने कितना माना था? 100, ठीक है। तो ये जो 50 है, ये 50 के साथ 100 गुना कर दो। जब भी एक का मान निकल के आएगा ना, तो समझो कि तुम्हारा क्वेश्चन बस सॉल्व ही हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 5000। तो सीपी कितना था? 5000 था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्क प्राइस निकलने के लिए बोलता तो भी निकल जाता, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days. A alone can complete the same work in 50 days. In how many days can B alone do the same work? तो क्वेश्चन में ए एंड बी का टुगेदर जो कंप्लीट वर्क है वो दे रखा है 30 दिन, और ए का अलग से दे रखा है ए अलोन, मतलब ए अकेला 50 दिनों में काम कर रहा है, तो बी कितने दिनों में वही काम खत्म करेगा। तो ये जो 30 और 50 है, इसका एलसीएम ले लो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एलसीएम ले लेना, ठीक है। इसको डायरेक्ट 10 से लगा दो, ठीक है। फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा तो 150 आ जाएगा, ठीक है। यही टोटल वर्क है। सबसे पहले तो तुम्हें टोटल वर्क ही निकालना पड़ेगा। ये 150 जो है वो टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी निकालो। जब भी टोटल वर्क निकल के आएगा उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेना। एक फॉर्मूला आता है, याद रखना, टाइम एंड वर्क में ये जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर करोगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। अब ए का एफिशिएंसी निकाल लो। टोटल वर्क कितना है? 150 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है ए का, जो कि है 50 दिन, ठीक है, ओके। एंड ए प्लस बी का जो टाइम है वो दे रखा है 30 5, ठीक है। ए का एफिशिएंसी 3 है और दोनों का मिला के 5 है। अब बी का एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा। बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? ये जो दोनों का एफिशिएंसी है, इससे अगर ए का एफिशिएंसी घटा दोगे तो ही बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बी का भी एफिशिएंसी जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब हो ही तो गया। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द सेम वर्क? तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा इसका टाइम, तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखो टाइम ऑफ बी, सो टाइम ऑफ बी। अब टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो फॉर्मूला, देखो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो टाइम के साथ गुना में लगा हुआ है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय अगर एफिशिएंसी करोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है? 150 डिवाइडेड बाय ये जो एफिशिएंसी निकला हुआ है बी का, ये, ठीक है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टाइम, ओके। अब 2 से इसको काट दो,
75, ठीक है। तो बी का जो टाइम लगेगा वो 75 डेज, 75 दिन टाइम लगेगा, ओके। और यही है मेरा आंसर, जो कि है सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके। समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 को, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:6। इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम देन द रेशियो बिकम्स 4:5। व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी? ए का और बी का रेशियो दे रखा है 5:6, और ये जो रेशियो है, ये रेशियो में से 8 घटा दिया है, तो इसका जो रेशियो बनता है वो है 4:5, इसका नया रेशियो, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि जो नया रेशियो बनेगा, नया रेशियो का जो अमाउंट होगा, जो वैल्यू निकल के आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू, वो दोनों वैल्यू का सम, योग कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो मैं इस केस पे क्या करूँगा, एक्स, ये दोनों साइड में एक्स पकड़ लूँगा, ठीक है। तो एक कैसा हो जाएगा, इसको मैं एक्स पकड़ने के बाद ऐसा लिख सकता हूँ 5x = 6x। अब बोला है कि इन दोनों में से 8 घटा दिया है, तो 5x - 8 डिवाइडेड बाई 6x - 8 इक्वल्स टू, इसका नया रेशियो कितना हुआ, 4:5। समझ में आया ये मैंने कैसे किया? देखो 5x - 8 एंड 6x - 8 ये दोनों रेशियो में है। अगर मैंने इधर -8 और दोनों साइड -8 लिखता हूँ, तो ये रेशियो का मतलब कि है क्या है, ये जो राइट साइड में वैल्यू है, ये मैं इधर डिवाइडेड में ला सकता हूँ, वही मैंने किया। और -8 ये दोनों में से घटाने के बाद इसका जो नया वैल्यू, जो नया रेशियो होगा, वो होगा 4:5, और 4:5 को भी मैंने इधर रेशियो में लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, इधर गुना कर दो, 25x एंड 40 इक्वल्स टू 4 6 26x माइनस 32। अब x को इधर लेके आओ, अगर 25x और 24x को मैंने इधर लेके आया, तो 25 से 24 घटाओगे तो कितना होगा, 1। तो x इक्वल्स टू, ये जो 40 है, ये 40 को इधर लेके जाओ, यहाँ पे -40 इधर जाके +24 हो जाएगा, और -32 है। अब ये प्लस हो जा रहा है, अब प्लस का, अब ये जो वैल्यू है 40 32 से बड़ा है, और 40 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का साइन आएगा, और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो मतलब मुझे 40 से 32 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 8। 40 से 32 को घटाने के बाद 8 आ जाएगा, +8, ओके। x का मान 8 है। अब ये जो 8 वैल्यू आया है, ये 5 के साथ, जो 5 के साथ गुना कर दो, क्योंकि x जो है ये 5 के साथ गुना में है, और सेम उसी तरीके से 6 के साथ होगा, तो 5 8 40, तो मेरा जो नया निकल के आएगा a का वैल्यू वो है 5 × 8 5 8 40, और b का जो वैल्यू है वो है 6 × 8 48, ठीक है। अब इन दोनों का सम बोला है, तो 40 + 48 कितना होगा, 88। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, ओके। और ये जो ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में, और यही आंसर है, ओके। समझ में आया? और ये क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस 2020 को, शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है, सॉरी 2021 को आया था, ठीक है। मतलब एमटीएस 2020 का रिक्रूटमेंट है, 2021 में एग्जाम हुआ था, सोचो। तो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 12 men working 8 hours a day earn is 16,800,
in 5 days, how much money will 18 men working 6 hours a day earn in 8 days? ऐसे क्वेश्चन में आपको वो जो आप पढ़े थे ना MDH वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाना है इसमें भी। बस उसमें वर्क दिया रहता था कि कितना वर्क कर रहा है, और यहाँ पे वर्क के जगह में बस कितना अर्निंग हो रहा है ये दे दिया। तो क्या फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला लगाना है E1, मतलब यहाँ पे मुझे एक अर्निंग निकालना पड़ेगा, और एक अर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। तो E1 डिवाइडेड बाई M1 D1 H1। M का मतलब है मेन, कितना मेन हो रहा है, डेज मतलब कितने डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, और H का मतलब आवर्स, कितने घंटे काम कर रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू E2, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा M2 D2 और H2, ये दूसरा साइड वाला, ठीक है, जो जिसके लिए ये E2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। पहला जो बोल रहा है कि 16,800 और 12 में डे 5 days एंड 8 hours, ओके। एंड यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा, तो इसको E2 ही रख दो। और यहाँ पे 18 मेन डेज हो गया 8 days एंड आवर्स हो गया 6 hours। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये कितने से जाएगा, अगर 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने में जाएगा, 1400। इसको आप अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितने से जाएगा, 280, यहाँ पे लिखो। और 8 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो कितने से जाएगा, 35, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ काट कूट के मेरा 35 हो रहा है, और यहाँ पे जो नीचे गुना में वैल्यू है इसको इधर ले आओ, ये इधर नीचे गुना में है, तो ये वैल्यू जब इधर आएगा तो ये 35 के साथ गुना होगा, ठीक है। तो 35 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 6 इक्वल्स टू E2, यही E2 का वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 30,240, यही है E2 का वैल्यू, ठीक है। ये मैंने साइड में गुना कर लिया था, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, तो मैंने कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके साइड में कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन बी में है और यही है इसका आंसर, ओके। और ये क्वेश्चन आया था DSSB में 2018 को आया था, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए पर्सन परचेसिंग सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 60 इन ₹100 एंड सेल्स एट द रेट ऑफ 70 इन ₹120, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो तो कैसे करोगे, देखो बोला है कि 100 रुपये में 60 ऑरेंज खरीदा है और 120 रुपये में 70 ऑरेंजेस बेचा है, तो 60 ऑरेंजेस खरीदा है कितने रुपए में, 100 रुपये में, ये हो गया CP, ओके। और SP जो है, SP मतलब सेलिंग प्राइस और ये CP मतलब कॉस्ट प्राइस। SP जो है वो है 70 ऑरेंजेस बेचा है 120 रुपये में। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रॉफिट परसेंट निकलने के लिए, अब प्रॉफिट परसेंट निकलने का फॉर्मूला क्या है, आप सबको पता होना चाहिए कि SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ये है प्रॉफिट परसेंटेज निकलने का फॉर्मूला, ओके।
और यही अगर लॉस परसेंटेज निकलने के लिए बोलता है, अगर क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे तो नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम होता है सीपी से तो लॉस परसेंटेज निकलने के लिए बोलता है। तो लॉस परसेंटेज निकलने का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये जो 100/60 है, 120/70 है, तो इसको यहाँ से 0 0 काट दो और यहाँ से भी 0 0 काट दो, ठीक है। और फर्दर ये भी काट सकते हो कि 2 से काट दो, 5 2 गुना 10 और 3 2 गुना 6। तो ये हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू बस लिख दो। तो 12/7 और 5/3 वैल्यू माइनस कर लो, मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एस पी माइनस सी पी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1/21 हुआ, डिवाइडेड बाई सी पी कितना है 5/3 इंटू 100, ठीक है। अब ये देखो मैंने इधर ये सॉल्व कर लिया था, ठीक है, साइड में कैलकुलेट करके। अब देखो 1/21 इंटू ये जो 5/3 है, ये अगर ऊपर उठ रहा है, मतलब डिवाइडेड से ऊपर उठ रहा है, तो ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 3/5 इंटू 100। ओके, अब 3 से इसको काट दो, 7 होगा, और 5 से 100 20, ठीक है। तो कितना हो रहा है 20/7। अब 20/7 को इधर सॉल्व कर लो। 7 2 गुना 14, 14 से 20 गया तो 6, तो कितना हो रहा है यही हो रहा है, और जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी में है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम पटवारी 2019 में, ठीक है। अगर इस एग्ज़ाम के बारे में किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600 इफ वन नंबर इज 280 देन अदर इज। तो क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ ये पार्टिकुलरली नहीं दे रखा है, पर इन दोनों का सम दे दिया जो कि है 600, और एक नंबर दे दिया वो है 280, और दूसरा जो नंबर है वो निकलना पड़ेगा। कैसे करोगे? बिल्कुल क्वेश्चन वाइज चलो, क्वेश्चन में जो बोला है बस वो करते चले जाओ, आंसर हो जाएगा। देखो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 14 टाइम्स है, तो एचसीएफ को x मान लो, एचसीएफ इक्वल्स टू x। ओके, लेट, और जो एलसीएम है वो है एचसीएफ से 14 टाइम्स, मतलब एलसीएम 14x। अब ये दोनों का जो सम दिया है वो है 600, जो कि क्वेश्चन में बोल दिया है। ओके, तो 14x प्लस x ये है 600, तो 15x इक्वल्स टू 600 और x इक्वल्स टू 600/15। 15 से काटोगे 600 तो 40 होगा, तो x का मान कितना हो गया 40, मतलब मेरा HCF जो है वो है 40, और LCM 14 से 40 को गुना कर दो, तो HCF 40 निकल के आया, और LCM 14 इंटू 40 560। ओके, तो अब मेरा HCF और LCM का वैल्यू निकल के चले आया। अब क्वेश्चन में बोला है
कि एक नंबर है, ये जो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ है वो तो चले आया, पर एक नंबर मेंशन कर दिया और एक नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, वो देखो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, फर्स्ट नंबर 280 मान लो, जो क्वेश्चन में बोल दिया 280, इनटू सेकेंड नंबर को y पकड़ लो, क्योंकि मैंने इधर x पकड़ लिया था तो इसको अब y मान लो। तुम कुछ भी मान सकते हो, तुम ऐसे सेकेंड को सेकेंड भी लिख सकते हो, z मान सकते हो, a b c d जो मन करे वो मान सकते हो, ठीक है। एलसीएम जो है वो 560 है और एचसीएफ जो है वो है 40। अब y इसके साथ गुना में है तो मतलब y 280 के साथ गुना में है तो 280 को इधर ले आओ, तो y इक्वल्स टू 560 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 280। अब 280 से अगर इसको काटोगे तो कितना होगा 2, और अब 4 से 2 को गुना कर दो, 40 से 2 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 80, और यही है मेरा आंसर। ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। ओके, समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था ACC 125 ACT 2021 अगस्त को। ओके, चलो, ये एग्जाम के बारे में भी अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ रीस 600 अमाउंट टू बी रीस 720 in 4 years by simple interest. What be its amount if the rate of interest is increased by 2%? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 600 प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे दिया, जो कि 4 साल में 720 हो रहा है, और जिस रेट में हो रहा है वो रेट नहीं दिया। अगर उस रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया इंटरेस्ट जो होगा उसके साथ मुझे जो प्रिंसिपल दे रखा है वो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के क्या निकल के आएगा अमाउंट, और वही अमाउंट मुझे निकलना पड़ेगा। ओके, देखो अब इसे डिकोड करते हैं। प्रिंसिपल दे दिया 600 और अमाउंट दे दिया 720। अब इंटरेस्ट तो निकाल ही पाओगे, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई, अगर एसआई मुझे निकालना है, मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल पता है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू एसआई। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक है ये, इसको तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। ये 720 में से अगर 600 घटा दोगे तो 120 बचता है, और यही 120 क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट को ही 2% बाद में बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 120 इक्वल्स टू, एसआई का एक फॉर्मूला आता है, एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये है एसआई निकालने का फॉर्मूला। ओके, ये भी तुम्हें रट्टा होना चाहिए। अब प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल 600 दे दिया, इंटू रेट मुझे निकालना पड़ेगा तो आर ऐसे ही रख दो, और टाइम जो है जो कि
4 साल है, दे दिया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 100। अब ये काट दो, तो 4 इंटू 6 कितना होता है 24, और ये 24 आर के साथ गुना में है, तो जब इधर आएगा तो ये डिवाइडेड में आएगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू आर। अब इसको अगर काटोगे तो कितना होगा, 12 से अगर काटोगे तो 10, और 12 दूगुना 24, 24 से अगर ये काटोगे तो 5, सॉरी 2 से अगर 10 काटोगे तो 5, तो रेट मेरा अल्टीमेटली 5% निकल के आया। ओके, अब ये ही रेट को बाद में 2% बढ़ाया गया है, तो रेट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो यही से मुझे नया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकालना पड़ेगा। तो नया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वही ये सेम फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल जो है वो 600 इंटू रेट 2% बढ़ा दो, तो कितना होगा 7 टाइम 4 फिक्स्ड है, ये दे रखा है, और डिवाइडेड बाई 100, काट दो तो कितना हुआ 6 7 42, एंड 4 से गुना कर दो 168। नया जो इंटरेस्ट निकल के आया वो है 168। अब क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल जो कि मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 600, तो 600 प्लस 168, ये कितना हो जाएगा 768। तो नया अमाउंट 600 प्लस 168 इक्वल्स टू 768। यही है इसका राइट आंसर, और जो कि ऑप्शन बी में है। समझ में आया? ओके, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, पर आसान था, और ये क्वेश्चन आया है यूपी टेट 2021 में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम इज 40% एंड रमेश गॉट 240 मार्क्स which is 20 marks more than qualifying percentage. Find the maximum marks. मैक्सिमम मार्क्स मुझे निकलना है, तो मैं मैक्सिमम मार्क्स को कुछ भी मान सकता हूँ, 100 या फिर 100। मैं यहाँ पे 100 मान के करूँगा। अगर तुम लोग 100 मान के करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर लो कि लेट मैक्सिमम मार्क्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 100 यूनिट है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम मार्क्स का 40% है। तो 100 से अगर 40%, 100 का अगर 40% करोगे तो क्या होगा, 40 ही तो होगा, है ना। तो ये क्वालिफाइंग परसेंटेज 40 है, मतलब ये क्वालिफाइंग, ये मार्क्स हो जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि 40 यूनिट है। ओके, अब क्वेश्चन में बोल दिया कि रमेश 240 मार्क्स ज़्यादा पाए हैं, जो कि 20 मार्क्स ज़्यादा है। 240 मार्क्स रमेश को मिला है, जो कि 20 मार्क्स ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40 यूनिट, इससे 20 ज़्यादा रमेश को मिला है, जो कि 240 है। तो एक्चुअल ये 40 यूनिट का वैल्यू कितना है, 220 है, क्योंकि 240 से अगर 20 को घटाओगे तो 220 आएगा, क्योंकि रमेश को 20 मार्क्स ही ज़्यादा मिले हैं, है ना। तो ये 40 का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, तो इसको बराबर कर दो, जो कि है 220। तो एक का मान 220/40, और 100 का मान कितना होगा, यही से 100 का मान निकल के आ जाएगा 220/40 इंटू 100। अब काट दो, तो
550 आंसर हो रहा है। ठीक है, यही है इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। ओके, इस क्वेश्चन में बस समझने वाली बात वही थे, जो कि है वो रमेश को 240 मार्क्स मिले थे और जो वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 ज़्यादा थे, वही उसमें दिमाग लगा के करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ x इज टू वाई इक्वल्स टू 5:7 देन 6x माइनस वाई इज टू 5x प्लस 3y इज इक्वल टू। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। x इज टू वाई जो कि बोला है 5:7। अब x का जो मान है उसको 5 मान लो और y का जो मान है उसको 7 मान लो। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है, 6x माइनस वाई इज टू 5x प्लस 3y। ऐसे क्वेश्चन में जो x और y का वैल्यू रेशियो में दिया रहेगा वही x और y का वैल्यू मान लेना। ठीक है, अब ऐसे फ्रैक्शन में लिख के और साइड बाय साइड गुना करने मत लग जाना। ठीक है, तो अब वैल्यू लिख दो। x का मान 5 है तो 5 इंटू 6 करोगे तो 5 6 30, 30 माइनस y का मान 7 है तो 7। ओके, और यहाँ पे 5 का मान है मतलब x का मान 5 तो 5 5 25 और प्लस y का मान है 7 तो 3 7 21। ओके, अब 30 से 7 माइनस कर दोगे तो 23:2 और 5 अलग से 2 2 4। अब देखो ये 23 का 2 गुना है 46। ठीक है, तो इसको काट दो, कितना होगा 1:2, 1:2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था एसएससी, ये भी एसएससी एमटीएस का ही क्वेश्चन है, 2021 को आया था शिफ्ट 1 में। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ, ध्यान से देखो। ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर हैज़ बेस रेडियस 60 सेंटीमीटर। इफ d is the diameter of a spherical vessel of equal volume, then what is d equal to? मुझे डायमीटर निकालना पड़ेगा स्फीयर का, और क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि जो सिलिंड्रिकल वेसल है, मतलब सिलेंडर ही पकड़ लो, सिलेंडर और स्फीयर, ये दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, और सिलेंडर का हाइट एंड रेडियस दोनों दे रखा है। तो सीधा सीधा मुझे ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों 3D स्ट्रक्चर है, सिलेंडर और स्फीयर, ये दोनों का वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या है, πr²। देखो मैं सी भी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो है फॉर्मूला πr² इक्वल्स टू, दोनों बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्फेरिकल वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम, वो है, इसका फॉर्मूला है 4/3 πr³। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। ये पाई का मान 22/7, आर जो कि बोल दिया है 60 सेंटीमीटर रेडियस, तो इसको 60 × 60 लिख लो, और हाइट जो है वो बोल दिया है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4/3, यहाँ पे पाई का मान 22/7, और रेडियस ये मुझे निकालना पड़ेगा, इसको ही डबल करके डायमीटर करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। तो r³ को मैं ऐसे ही रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके आओ, तो 22/7 इंटू 60 × 60 × 10। अब ये जो है, ये जब इधर आएगा
तो जब बटे उठ जाएगा तो ये गुना में चला जाएगा और ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या होगा 3/4 इंटू 7/22 इक्वल्स टू r³। ओके, अब इसको काट दो, वैल्यू काट दो। देखो 7 से 7 जा रहा है, 22 से 22 जा रहा है, 4 से 60 जाएगा, 15 हो जाएगा। तो गुना करो, आप गुना करके कितना होगा 6 15 90 और ये 00 तो 9000, 9000 और 3 कितना होगा 27,000। ओके, तो इसका मान 27,000 हो गया। अब इस 27,000 का क्यूब रूट कर दो। ये जो आर का जो पावर है क्यूब, तो इसको क्यूब रूट कर दो। तो क्यूब रूट अगर करोगे, ये अगर ऐसे क्यूब रूट करोगे तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा 90, सॉरी 30। ओके, आर का वैल्यू यहाँ से 30 निकल के आएगा, क्योंकि देखो 30 इंटू 30 कितना होता है 27,000, क्योंकि 3 का अगर क्यूब करोगे तो 27 निकल के आएगा और ये जो 0 है ये एज इट इज़ बैठ जाएगा तो 30 आएगा। अब डायमीटर बोला है क्वेश्चन में निकलने के लिए, तो डायमीटर कितना होता है रेडियस का डबल होता है ना, तो 30 का डबल कितना होगा 60 हो जाएगा। तो डायमीटर 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलो समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:5, 2 times their sum is 44. Find the ratio in the numbers obtained by subtracting 3 from the cube of each number। तो ये जो रेशियो दिया है ना 4 नंबर का, ये 4 नंबर का रेशियो जिसका 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, इस 2 गुना का जो सम है वो है 44। तो ये लिख लो। इसको पहले देखो 1:2 दे रखा है, तो इसको पहले जोड़ लो 1 + 2 + 3 + 5, ये टोटल वैल्यू जोड़ लिया। अब इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना 2 टाइम्स, जिसका मान बोल दिया कि 44 है। तो अब जोड़ लो 6 7 8 9 10 11, 11 2 × 22, तो ये 22 का मान जो है वो हो गया मेरा 44। तो एक का मान कितना होगा 44/22, काट दो तो 2 आएगा। ओके, अब इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालो, क्योंकि मेरा एक का मान आ गया। तो ये चारों नंबर रेशियो में दे रखा था, तो ये 2 से अब ये चारों नंबर को गुना कर दो तो मेरा एक्चुअल नंबर निकल के चले आएगा। तो देखो ये चारों नंबर कितना कितना है 2, 2 × 4, 3 × 6 और 5 × 10, यही थे चारों नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो इन द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। मतलब ये जो चारों नंबर निकल के आया है, ये चारों नंबर का हर एक का क्यूब निकलना पड़ेगा, और ये जो क्यूब का वैल्यू है उस क्यूब का वैल्यू से 3 घटाना पड़ेगा। ओके, तो अब इस सभी के माथे पर ऐसे क्यूब लिख दो। अगर लिखना नहीं चाहते हो क्वेश्चन, देखो एग्ज़ाम हॉल में जब सॉल्व करोगे तो तब इतना सब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब इन सभी से 3 घटा दो, -3 -3 -3 -3, तो कितना होगा देखो 8 से अगर 3 घटाओगे तो 5 आएगा, 64 से 3 घटाओगे 61 आएगा, 216 से 3 घटाओगे 213 आएगा और 1000 से 3 घटाओगे तो 997 चले आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यही मेरा आंसर है, ठीक है।
यही मेरा आंसर है। ओके, क्वेश्चन में तुम्हें इतना भी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं था। अगर टाइम सेव करना चाहते हो, क्योंकि टाइम अगर क्या है, टाइम तुम्हें सेव करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, तो ऑप्शन में, डायरेक्ट ऑप्शन में चले जाना। ठीक है, जब भी किसी एक सॉल्यूशन का वैल्यू निकल के आएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन में चले जाना। एक बार देख लेना कि ऑप्शन शुरू से जो मतलब तुम्हारे आंसर में आया है वही नंबर से कोई किसी ऑप्शन शुरू हो रहा है या नहीं। जैसे कि मेरा पहले ही 5 निकल के आ गया था, तो 5 सिर्फ ऑप्शन 4 में ही है, तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन 4 टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, ऐसे टाइम सेव करते रहना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 people could do a piece of work in 18 days. After 6 days, 8 of the workers left. How many days from them will it take to complete the work? तो पहले टोटल वर्क निकाल लो। ये 23 लोग 18 दिन एक साथ काम किए हैं, मतलब काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क 23 इंटू 18 कितना होगा? 414 मेरा टोटल वर्क होगा। ओके, अब क्वेश्चन में बोल दिया कि 6 दिन एक साथ काम किए हैं, तो 6 दिन अगर एक साथ काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 23 इंटू 6 कितना होगा? 138। ठीक है, इतना दिन काम किया है इनिशियली, तो इसको इनिशियल वर्क लिख लो। अब क्या बोला है कि 8 लोग ये 6 दिन काम करने के बाद चले गए, तो वर्कर्स लेफ्ट, ये टोटल 23 पीपल थे, 23 लोग थे, इनमें से 8 घटा दो, 8 लोग चले गए, तो कितना होगा? 15। ओके, अब ये 15 लोग बाकी का जो रिमेनिंग काम है, जो बचा हुआ काम है, वो करेगा। तो रिमेनिंग वर्क अब निकाल लो। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे? ये जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क में से ये जो इनिशियल लोग, ये जो 6 लोग काम करके चले गए हैं, इसको घटा दो, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा रहेगा वो 15 ये लोग करेगा। तो रिमेनिंग वर्क 414 में से 138 घटा दो, तो क्या आएगा? कितना आएगा? 276। ठीक है, अब बाकी का काम जो करना है ये 15 लोगों को, ये निकाल लो, तो कितने दिनों में करेगा? तो टाइम ऑफ रिमेनिंग वर्क, इसको ऐसे लिखो, टाइम ऑफ रिमेनिंग वर्क। आप लोग आपके हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप लोग आपके हिसाब से सॉल्व कर लेना, ऐसे साइड में लिख के, जैसे आप लोगों को समझ में आए। तरीका कैसे होगा मैं बस वो दिखा रहा हूँ। तो ये रिमेनिंग वर्क 276 डिवाइडेड बाई ये 15, इतना ही लोग बचे थे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 18.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और यही मेरा आंसर है। देखो अब आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मैंने कैसे कर लिया। देखो मैंने ये कैलकुलेशन साइड में कर लिया हूँ, वीडियो पॉज करके साइड में कर लिया हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, मैं कम टाइम में वीडियो बना सकूँ, इसीलिए। ठीक है, मैं कोई कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सब साइड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन कहाँ आया था? ये क्वेश्चन आया था PSPCL क्लर्क 13 नवंबर 2021 को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ x to the power 4 minus y to the power 4, x to the power 8 minus y to the power 8 and x square minus y square is।
HCF निकालने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में 2022 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन में जब HCF या LCM निकालने को बोल देगा तो तब आपको सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जाना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। देखो क्या बोला है कि HCF निकालने के लिए बोला है। अब HCF कैसे निकलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा और HCF निकालने के लिए बोलेगा तो तब सबसे जो छोटा है तो आपको वो पकड़ना है। सबसे छोटा मतलब ऑप्शंस की तरफ आपको देखना है और जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा, कम वैल्यू रहेगा, वही HCF हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देके मैं दिखा रहा हूँ। देखो जैसे कि अगर 2 और 4 इसका अगर HCF निकालने के लिए बोलेगा तो तब तुम 2 से मैक्सिमम ले सकते हो और 1 से भी ले सकते हो, पर ये मैक्सिमम 2 से ही जाएगा। ओके, तो इसका जो HCF होगा वो 2 से जाएगा। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 होगा। और यही अगर LCM निकालने के लिए बोलता तो क्या होता, LCM ये जो जितने फैक्टर्स है ये सारे के सारे फैक्टर्स को गुना करना पड़ता है। तो LCM अगर निकालने के लिए बोलता तो 2 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 2 और 1, तो कितना होता, 4। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो देखो मैं पहले इसको लिख रहा हूं, x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4, x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8 एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, अब HCF मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो LCM का फैक्टर करने के बाद बड़ा वैल्यू आ रहा है और HCF निकलने के बाद ये जो वैल्यू आया ये छोटा आया। 4 से तो 2 छोटा है ना, तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स टू द पावर 8 वाई टू द, ये बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो चले आएगा, इसका और एक डबल आ जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई तो रहेगा ही, इसके साथ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और एक बार आ जाएगा। तो इसका जो HCF रहेगा वो x प्लस वाई और x माइनस वाई रहेगा, क्योंकि अगर x टू माइनस वाई टू द पावर 4 आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये तो होगा ही, इसके साथ और एक बार यही 2 चीज़ें आएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, और अब ये तो बड़ा वैल्यू हो जा रहा है इसका जो वैल्यू है, और ये छोटा वैल्यू है। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया। और अगर इसका LCM निकालने के लिए बोलता तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता वो ऑप्शन में होता, तो वो देख के करना पड़ता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27 इज डिविजिबल बाय। ये क्वेश्चन UPSC CSE में आया था, सी सेट का क्वेश्चन है, 2024 को आया था। ठीक है, तो अब UPSC देख के घबराना नहीं है कि मैं UPSC लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, देखना है, समझना है।
देखो पहले क्वेश्चन को लिख लो, 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन की तरफ देखना है। जब भी एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो तुरंत ऑप्शन में नज़र मारना कि ऑप्शन कैसा दे रखा है। देखो ऑप्शन बहुत ही छोटा वैल्यू का दिया है, और मेरा जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है और उसका जो पावर नंबर दिया गया है, इसका जब रियलिटी में सॉल्यूशन होकर नंबर आएगा और जब ये दोनों का वैल्यू आपस में जोड़ा जाएगा तो तब एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि यूनिट डिजिट का कुछ खेल एग्जामिनर ने किया है। तो यूनिट डिजिट का जो डिविजिबिलिटी रूल है 2 का, वो लगा दो। यहाँ पे 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 और यहाँ पे 2 का पावर 27। अब जब भी 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर आएगा, ये चारों जब नंबर आएगा, चारों डिजिट 2, 3, 7, 8, इसके लिए एक साइक्लिसिटी रूल है। इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके लिए एक साइक्लिसिटी रूल है, वो पता होना चाहिए। और वो साइक्लिसिटी रूल क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर का जो पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 का पावर दिया हुआ है, 2 का पावर 5 और 27, ये दोनों पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर 2 के जगह 3 या 7 या 8 दिया रहता तो उसका जो पावर रहता तो वो पावर को भी 4 से डिवाइड करना पड़ता था। यहाँ पे 2 है तो मैं 2 का कैलकुलेट करूँगा। अब देखो 5 है तो 4 से अगर 5 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 हो रहा है, 2 का पावर 1 का मतलब क्या है, 2 है, प्लस 2 का पावर है यहाँ पे 27। 4 से अगर 27 को डिवाइड करोगे तो 4 6 24, 27 से अगर 24 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 3। जो डिवाइड करने के बाद जो भागशेष होगा वही पावर इसमें लगाना है, ठीक है। 2, 3, 7, 8 जो दिया रहेगा वही पावर लगाना है जो भागशेष में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 1 आया था तो मैंने ये 2 का पावर 1 लगा दिया। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद 3 भागशेष आया तो ये 3 2 के माथे पे जाएगा, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना है, 8 है, तो लिख दो 8। और 8 प्लस 2 कितना है, 10 है। देखो 10 मेरे ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ठीक है। और यही इसका आंसर है। बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा के करना था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में आया है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तो एसएससी आरआरबी में भी पूछा जाता है, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, थोड़ा समझने वाला था। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया वो सब मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में तुम सबको समझाने का कोशिश किया। एंड मैं और भी ऐसे मैथ के क्लास, रीजनिंग के क्लास, जीके जीएस, करंट अफेयर्स के क्लास लेके आऊँगा इस चैनल पे। तो इस चैनल को तुम सब सब्सक्राइब करके रखो। बीच बीच में जब मैं सेशन ले रहा था तो मैंने जब बाद में चेक किया तो बीच बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए थे, वो मुझे दोबारा शूट करना पड़ा। और कुछ जगह मेरा स्लिप ऑफ टंग भी हुआ था, उसके लिए सॉरी। बट तुम सब यार समझ जाओगे, इतना तो समझदार तुम सब हो। स्टडी हार्ड, बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहना। स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। हमेशा अपने ध्यान का ख्याल रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना। दुनिया में लोग बहुत कुछ कहेंगे, तुम सबको इग्नोर करना है वो सब। तुम सभी का भी एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि तुम सबको सिलेक्शन लेना है। इसीलिए पॉजिटिव रहना सीखो, पॉजिटिव रहने का कोशिश करो।
दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पीपल है। अगर खुद को नेगेटिव करके रखोगे, नेगेटिविटी के अंदर जियोगे, तो पॉजिटिव चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए कोशिश करो कि खुद को मोटिवेटेड रखने का, खुद को पॉजिटिव रखने का, हमेशा अच्छा अच्छा सोचा करो। जब बुरा चीज़ें आएगा ज़िंदगी में तो निपट लेंगे, है ना। सिचुएशन हर किसी का अच्छा नहीं रहता। बुरा वक्त में हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना होता है और खुद को मजबूत रखना होता है, ठीक है। कीप बिल्डिंग योरसेल्फ, ऐसे ही खुद को ग्रो करते चलो और बिल्ड करते चलो। अभी मेहनत करोगे तो इन फ्यूचर जो समय आएगा वो अच्छा जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक प्यारे बात कहे थे, ये आप सभी के लिए मैंने स्वामी विवेकानंद जी का जो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहे गए थे वो मैंने लगवाया कि एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेजी। रियल लाइफ में अब सब स्वामी जी के इस बात से एग्री कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि जब तुम खुद को बिजी रखोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। बस तुम जो काम कर रहे हो वो काम करते चले जाओगे अपनी बिजी लाइफ में। पर जब तुम खुद को बिजी नहीं रखोगे कि मुझे काम करने में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बस सोना है, चिल करना है, तो अगर ऐसा करोगे तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक टाइम आने के बाद सब कुछ ऐसा लगेगा कि यार मैंने जो भी किया गलत किया, मैंने अगर उस टाइम पे कुछ कर लिया होता तो आज मुझे ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। तो ऐसा है कि लेजीनेस हमेशा शत्रु है हमारे ज़िंदगी का। तो लेजीनेस में मत जियो, खुद को बिजी रखो, सब कुछ आसान हो जाएगा। और आसान कर लेना चाहिए। कठिनाई है ज़िंदगी में, पर आसान हमें कर लेना है खुद की मेहनत से। तो क्लास अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट कर देना सेशन कैसा लगा और तुम लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है कमेंट कर देना। मैं आगे बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके लेके आऊँगा। मैं खुद भी एक प्रोफेशनल बंदा हूँ। मुझे जितना समय मिलता है अपनी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद तो मैं तुम लोगों के लिए ये सेशन बनाता हूँ। ओके, अभी मैं लाइव सेशन नहीं लेके पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है और सेटअप नहीं है। मैंने ये चैनल बस नया नया शुरू किया है, तो सपोर्ट करना मुझे। मैं आगे तुम लोगों को और भी कंटेंट देता रहूँगा और स्ट्रैटेजी वीडियोस भी बनाते रहूँगा, ठीक है। चलो, तो इस सेशन में, आज के सेशन में इतना ही। तुम सब अच्छे रहना, खुश रहना, पढ़ाई को अच्छे से करते रहना। तो चलो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।